नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा 2026 विकसित भारत के सफर को तैयार करने वाला साल। फरवरी सीरीज की शानदार शुरुआत, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ बाजार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की तेजी के साथ 24,250 के करीब। बैंक निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में उछाल ज्यादा। इंडिया विक्स 5% फिसला। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड में उछाल के चलते ऑयल इंडिया भागा। शेयर करीब 8% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर स्पॉटलाइट, टाटा स्टील और चार्ट जीपीटी शेयर एसबीआई और एमएनएम में मजबूती। ऑयल एंड गैस, डिफेंस, कैपिटल मार्केट और पीएससी में जोरदार तेजी। 2 से 2.5% चढ़े चारों सेक्टर इंडेक्स। तेल गैस में 6% ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। ओएनजीसी साथ ही 2 से 3% चढ़े। एचपीसीएल, गेल, पेट्रोनेट। वहीं ऑटो, एफएमसीजी में दबाव। दोनों इंडेक्स करीब 1% नीचे। कल नतीजों के बाद ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से एशियन पेंट्स में आज ही मुनावसूली हावी। 2 दिनों में शेयर 9% टूटा। वहीं टाटा कंज्यूमर भी करीब 5% नीचे। वहीं नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल 6% ऊपर। और विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। डीजीसीए के मुताबिक बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए हादसे में सभी 6 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है एंजल वन के ओशो कृष्णन। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। और बाजार हर निशान में कारोबार कर रहा है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, वॉलेटाइल है, दायरे में ट्रेड होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। 82 अंक ऊपर इस समय निफ्टी है। 25,250 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करते हुए। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ भी 250 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सिमिलर प्राइस एक्शन है जैसे निफ्टी में हमने देखा। सेंसेक्स 230 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। 0.1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। यहाँ तेजी 500 अंकों की है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। यहाँ नुकसान भी काफी देखने को मिला था जब मार्केट गिर रहे थे। और रिकवरी भी शार्प है। 2% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है। ब्रेथ मार्केट के पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में पाएंगे 2200 से ज्यादा स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 732 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के सेशन में तो कुछ सेक्टर्स आपको लाल निशान में दिखाई देंगे जैसे कि एफएमसीजी हुआ। यहाँ पर एशियन पेंट्स जो गिरा है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वही सेक्टर को ड्रैग कर रहा है नीचे। बाकी ऑटोज में 1% का नुकसान है। 0.5% नीचे फार्मा है। आईटी भी लाल निशान में है। सबसे ज्यादा तेजी कहाँ है? डिफेंस इंडेक्स आप देखिए 4% ऊपर है आज। कैपिटल को इंडेक्स 3.5% ऊपर है। ऑयल एंड गैस 3% ऊपर है। वहीं मेटल्स में आज भी 2.25% की तेजी है। थोड़ा रिलीफ मिला है रियल्टी को जो लगातार टूट रहा था, आज 0.5-1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन यहाँ से स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय। थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ज्यादा नहीं बट एक रेंज मोमेंटम है। क्या व्यू रहेगा चल मार्केट क्लोजिंग दोनों इंडेक्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सी ओवरऑल निफ्टी में देखें तो नो डाउट थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इवन अगर हम टेक्निकल फ्रंट पे देखें तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर है आरएसआई पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव या ब्रीदर निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। लोअर एंड पे 25,200 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके स्टॉप लॉस से निफ्टी पर बाई की ही राय है। हायर लेवल्स पे जो इसका पहला टारगेट है वो नियरली 25,350 फॉलोड बाय 25,400 के जोन इंट्राडे पे हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर 400 क्रॉस करता है तो आने वाले दिन पे इवन 600 650 तक के टारगेट्स निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एंड पीएसयू बैंक्स के साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी काफी अच्छे मोमेंटम बने हुए हैं। तो मुझे लगता है बैंकिंग में यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस बना रह सकता है। हायर लेवल्स पे 59,800 का टारगेट रहेगा। एंड लोअर एंड पे थोड़ा डिप आता है, थोड़ा करेक्शन आता है 59,200 के आसपास। तो बाई की राय बनेगी 59,800 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी पे भी पॉजिटिव व्यू लेकर के चलना चाहिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा क्या राय आपकी रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं क्या? बिल्कुल, दो काउंटर्स हैं, दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बना हुआ है। सबसे पहला काउंटर में एक रिवर्सल पैटर्न एंड प्री बजट रैली एक्सपेक्टेड है। जितने भी रेलवे एंड रेलवे रिलेटेड काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है।
तो जो काउंटर रडार पे है वो है IRCTC। IRCTC बिल्कुल ओवरसोल्ड टेरेन से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, and मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा रुझान बाइंग की तरफ इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। सो IRCTC पे बाई करने की राय है। 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 640 का पहला टारगेट रहेगा, फॉलोड बाय 655, दोनों ही पोजिशनल टारगेट है। सेकंड काउंटर है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में देखें तो आज काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है जिंदल स्टील ने, एंड हायर लेवल पे सस्टेनेंस भी दिखा रहा है। तो जिंदल स्टील पे बाई की राय है। 1110 के आसपास होवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें। 1070 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1140 का पहला टारगेट है, फॉलोड बाय 1160। ओके, तो आपको IRCTC पर एक ट्रेड मिला है जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप JSW स्टील में खरीदारी की तरफ कॉल ले सकते हैं, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। चलिए, इसके अलावा अब बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। दरअसल HAL के रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट SJ100 ने अपनी शुरुआत कर दी है। हैदराबाद में चल रहे विंग्स इंडिया एयर शो में पहली बार भारत में इस विमान को डिस्प्ले किया गया। ये विमान भारत और रूस की पार्टनरशिप से बन रहा है और अगले 3 साल में पूरी तरीके से भारत में बन सकता है। SJ100 प्रोजेक्ट और आगे के ग्रोथ प्लान पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बातचीत की HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील से। देखिए। सर, जिस मौके का इंतजार था वो फाइनली यहाँ पे है। SJ100 हमारे पास है, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। अगर मैं आपसे पूछूं टाइमलाइन क्या रखा है आपने, कब तक हम सोचेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और कब तक पहला हम डिलीवर करने की स्थिति में होंगे? तो हमारी 3 स्टेज प्रोसेस हमने सोचा था कि पहले SJ100 को विंग्स इंडिया में लाएंगे और शोकेस करेंगे कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इसका फिनिश देखिए और एकदम वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, हम इसको कुछ फ्लाईअवे लीज करेंगे, 5-10 फ्लाईअवे कंडीशन से वहाँ से लाएंगे और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको देके इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और 3 साल में हमारी उम्मीद है कि 3 साल में हम इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली SKD CKD जैसे फाइनल असेंबली लाइन करेंगे और स्लोली वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द इंडिजिनस जितना बनेगा HAL। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म कि 3 इयर्स में वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। जी, क्योंकि रीजनल एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है भारत में। क्या हम मान सकते हैं कि इतने सालों में पहला जो हम रीजनल एयरक्राफ्ट भारत में देख सकेंगे बनता वो SJ100 होगा? जी हाँ, अब हमने तो शुरू किया है ऑलरेडी। आप देख रहे हैं UAC हमारे साथ है, जो कि बहुत ही कैपेबल कंपनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट्स इसी में फोकस्ड रहेंगे। और ये विंग्स इंडिया के बाद हम इस पे काम करेंगे कि इसको कैसे प्रोडक्शन करें, किस प्लांट्स में करेंगे, कौन से प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज के साथ काम करेंगे। सो इस पे अब फोकस आएगा। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारा फोकस मेनली इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे है, एक्सपोर्ट फोकस हमारा कब होगा? आपका एक्सपोर्ट का रूट मैप क्या है और कितना परसेंटेज आने वाले कुछ सालों में हम टारगेट कर सकते हैं? देखिए, अब जो हिंदुस्तान 228 है, हमने 2 गियाना को दिया था। हाल ही में हमने 2 और के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये मार्च के अंदर हम 2 और डिलीवर कर देंगे। और जो साउथ अमेरिकन वेस्ट इंडीज एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर आइलैंड्स है, वहाँ पे हम देखते हैं इसका बहुत ही अच्छा मार्केट है। तो वो एरिया में हम फोकस कर रहे हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान 228 एक है कि एक्सपोर्ट मार्केट में जाएगा। फिलहाल तो ध्रुव एनजी हमको इतना डिमांड है इस देश के अंदर, तो शायद एक्सपोर्ट अभी इमीडिएटली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में 200-300 एयरक्राफ्ट का मार्केट है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, इंडिया EU के बीच जो ट्रेड डील हुई है, ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? आपके इस बारे में व्यू क्या है और कितना इससे हेल्प मिलेगी ओवरऑल जो हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस के लिए देखना चाहते हैं? जी, हमें डिटेल तो पता नहीं है, बट जो हम सुन रहे हैं कि जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है और इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को ईज ऑफ एक्सेस होगा। सो इससे जाहिर है कि डेफिनेटली कोऑपरेशन बढ़ेगी और जितने भी कंपनीज है UK, जर्मनी, फ्रांस में, उनके साथ हमारे संपर्क बढ़ेंगे और डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ज़्यादा होगा। लास्टली सर, तेजस Mark 2 का टाइमलाइन थोड़ा बता देंगे अगर? तेजस Mark 2 तो अभी प्रोटोटाइपिंग में है, तो उम्मीद है कि अगले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में फ्लाई होगा। अभी एयरक्राफ्ट बिल्डअप चल रहा है
फ्यूसलाज वगैरह बन रहा है और उम्मीद है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27 वी शुड बी एबल टू फ्लाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये आपने सुना कॉन्वर्सेशन एचएल के मैनेजमेंट के साथ स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। एक राय भी ले लेते हैं स्टॉक पर। एक बार देखिए ओशो क्या व्यू है, क्योंकि मार्केट टर्बुलेंस में भी बहुत ज्यादा हल्का नहीं हुआ ये स्टॉक। मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ ये 4900 गया था और उसके बाद नीचे 42 4300 तक मैक्स इसने मेंटेन किया। क्या व्यू है इन लेवल्स पर? टेक्निकली एचएएल में अभी अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी बिल्कुल क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास है। तो 4550 से 4600 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये जोन के ऊपर निकलता है काउंटर तो आने वाले दिन में हमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो 4600 के ऊपर बाई की सलाह बनेगी काउंटर में एंड वापस 4900 को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तब तक के लिए थोड़ा साइडवेज रहे काउंटर से। पोजीशन है तो बिल्कुल निवेशित रहे। मुझे लगता है जिस हिसाब से कंसोलिडेशन है आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही एचएएल पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे शेडोफैक्स की। दरअसल बेंगलुरु से टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन कंपनी शेडोफैक्स टेक्स की कमजोर लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर शेयर 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू 1.68% भरा था। लिस्टिंग और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के को फाउंडर और सीटीओ वैभव खंडेलवाल। वैभव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लिस्टिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही, आईपीओ प्राइस के नीचे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था? कोई एश्योरेंस आपकी तरफ से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी निवेशकों का जिन्होंने हमारे साथ हमारे इस आईपीओ जर्नी में साथ दिया। देखिए, जिस तरह से हमने पहले अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पिछले 3 सालों के अंदर हमारी 30% से ज़्यादा की कैगर रही है। इस हाफ ईयर के अंदर हमने 68% की ग्रोथ दिखाई है। भविष्य में भी देखिए हमारी ग्रोथ का पेडल अच्छा ही रहना चाहिए। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, हमारी ग्रोथ पे इस मोमेंटम बना रहेगा, तो वही आगे का संदेश रहेगा हमारा। अच्छा, अगर हम ओवरऑल आगे के फिनेंशियल्स को समझना चाहें, स्पेशली बात करें पहले मार्जिन्स की, तो क्या व्यू रहेगा आपका मार्जिन्स पर? यहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करें मार्जिन्स में? देखिए, जैसे जैसे डेंसिटी इम्प्रूव होती रहेगी, जैसे जैसे हम ऑर्डर्स की ग्रोथ हमारी रहेगी, हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा, तो वो हम बिल्कुल मानते हैं। हमारा ध्यान जो है उसी चीज़ पे केंद्रित है कि हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रोथ करते रहें। ऐसा ना हो कि ग्रोथ के चक्कर में हम मार्जिन्स को तवज्जो ना दें। तो मार्जिन्स जो हैं वो हमें स्टेडी स्टेट जिस तरीके से मैच्योर मार्केट्स में रहती हैं कहानियाँ EBITDA लेवल्स की, वो हमें हमारे बिजनेस में स्टेडी स्टेट में दिखती है। बाकी कंपनी का ध्यान हमेशा इसी चीज़ों पे केंद्रित है कि हम किस तरीके से हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज को और बढ़िया तरीके से निखार के लेके आ सकें। ओके, और इसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स की बात करें तो आगे जाते हुए क्या आउटलुक आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट एडिशंस या वॉल्यूम्स? कैसे रह सकते हैं कमिंग क्वार्टर्स में और कैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सेगमेंट्स में? जी बिल्कुल, वॉल्यूम हमें ग्रोथ अच्छी दिखती है। जैसे देखिए, क्विक कॉमर्स की अगर हम बात करें तो हम सब आजकल काफ़ी सारी चीज़ें क्विक कॉमर्स के थ्रू मंगवा रहे होते हैं। अब क्विक कॉमर्स में देखिए होता ये है कि जो है पहले क्या होता था, पहले एक बहुत बड़ी कार्ट होती थी, बास्केट होती थी। अब क्विक कॉमर्स में आप मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, तो ऑर्डर वॉल्यूम पर्सपेक्टिव में हमें वहाँ पे ग्रोथ दिखती है। सिमिलरली ई कॉमर्स के अंदर भी देखिए जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होता रहेगा, जैसे जैसे और लोग प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, वैसे हमें लगता है कि और जो है ई कॉमर्स के अंदर भी ग्रोथ रहेगी। अलग अलग समय पे जैसे आपने देखा कि वैल्यू कॉमर्स जो है वो अच्छा ग्रो हुआ, फिर क्विक कॉमर्स अच्छा ग्रो हुआ। उसी तरीके से हमें भी लगता है कि इंडिया की डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए और भी नए मॉडल्स आएंगे, जिससे बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारी वॉल्यूम का हमें बढ़ता हुआ इजाफा दिखता है।
ओके, और अगर आगे के ग्रोथ आउटलुक को समझना चाहें या केपेक्स प्लान को समझना चाहें तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या केपेक्स प्लान है आपके? तो देखिए, केपेक्स का हमने हमारे आरएचपी के अंदर लगभग 425 करोड़ का हमने अगले 3 साल के अंदर का प्रोविज़न रख रखा है। हमारा आइडिया केपेक्स के दौरान वही है कि जो भी चीज़ छत के नीचे है, जो हमारे सॉर्ट सेंटर्स हुए, जो हमारे लास्ट माइल फैसिलिटीज़ हुए, वहाँ पर हम केपेक्स का निर्वाह करना चाहेंगे, जिससे हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज वहाँ पर मिले, हमें वहाँ पे रिलायबिलिटी मिले। तो उसी दौरान से हम हमारे प्लान्स बना रखे हैं अगले 12 महीने के, 18 महीने के, और ग्रोथ के अनुसार जिस तरीके से यूटिलाइजेशन आएगा उन फैसिलिटीज़ का, उसी डायरेक्शन में हमारा केपेक्स का प्लान रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, और आगे की क्या प्लान्स हैं और कैसी परफॉर्मेंस एंटिसिपेट करें, सब पर कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये आपने सुना शेड ऑफ एक्सटेक की मैनेजमेंट को। लिस्टिंग हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर रही है, लेकिन आगे के प्लान्स मैनेजमेंट शेयर करते हुए इस समय भी आप देखें 9.5% नीचे एनएससी पर ट्रेड कर रहा है, 112 के लेवल्स पर। सिमिलर प्राइस मूवमेंट बीएससी पर देखने को मिल रहा है। चल रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और 2026 में बाजार में तेज वॉलेटिलिटी रह सकती है। ऐसे में आगे कैसा रहेगा बाजार और क्या करे म्यूचुअल फंड निवेशक, इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर ने बातचीत की आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीआईओ इक्विटी हरीश कृष्णन से। देखिए कुछ मुख्य अंश। ब्रॉड मार्केट सेंस जो है 2025 या अभी तक का जो है, क्लियर है कि ये एक रीबूट फेज है। रीबूट क्यों बोलता हूं कि ये एक मार्केट है जहां पे कुछ नए चीजें आई है, बी इट जियोपॉलिटिक्स, बी इट मैक्रो डेवलपमेंट्स, ओवर द कोर्स ऑफ पिछले 12-18 महीने में। तो हमारे हिसाब से ये जो रीबूट का जो इम्पैक्ट है, उससे 2 चीजें का इम्पैक्ट हो रहा है, जिसका गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स ने थोड़ा हल तक दे हैव काइंड ऑफ सॉल्व फॉर इट। पहला चीज है कि फोकस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बी इट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, बी इट इन टर्म्स ऑफ रेट कट्स एक्सेट्रा, जो आरबीआई ने भी किया है और जो गवर्नमेंट ने भी किया है, विच इज अ वेरी बिग शिफ्ट और अ वेरी बिग रिफ्रेश, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, जो पॉलिसी मेकर्स ने किया है। दूसरी ओर से मेजर चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ रूपी, और रूपी का जो गिरावट है, while we may all agonize about it कि हमें लगता है कि ये नेगेटिव है, eventually from a economy और from a earnings point of view, अगर आप देखते हो लास्ट 15, 20, 25 साल में रूपी डिप्रिसिएशन नेट पॉजिटिव है अर्निंग्स के लिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज लीडिंग टू अ रिफ्रेश मोमेंट हमारे हिसाब से। नाउ अगर रिफ्रेश मोमेंट है तो हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स को नए नजरिए से देखने हैं अपॉर्चुनिटी सेट, एंड विच इज व्हाट हम आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, कि बजाय कि पिछले साइकिल के जो विनर्स है, जो 2020 से 2024 तक जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 3, 4, 5 इयर्स, हमारे हिसाब से नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उस पे हम फोकस करें, बजाय कि मैक्रो क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं, ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, बट उस पे हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है। रादर हमारा कंट्रोल है कि अच्छे कंपनियों को बैक करे, नए नजरिए से अपॉर्चुनिटी सेट को देके, और उस हिसाब से हम फ्रंट फुट पे बैक करें। दैट इज व्हाट हम आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड पे कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपने सुनी कुछ खास बातचीत के अंश, लेकिन इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। जाते जाते देखते हैं पहले खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट को। क्या अपडेट रहा, क्योंकि इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और सेमको सिक्योरिटीज़ के धुपेश धमीजा के बीच में। लीड कर रहे हैं धुपेश ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न, 5.5% ज़्यादा का रिटर्न रूपक का पोर्टफोलियो दे रहा है, अमोल का पोर्टफोलियो 3.25% का रिटर्न दे रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहाँ हम बातचीत करेंगे विशाल मेगा मार्ट के एमडी और सीईओ गुनेंद्र कपूर से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।